विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 9 इसमें व्याकरण विभाग वर्तनी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तनी का अभ्यास करेंगे। तो वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी गुजराती में से जोड़नी कहा करते हैं। जोड़नी को गुजराती में हिंदी में वर्तनी बोलते हैं। उर्दू में उसे हिज्जे और अंग्रेजी में उसे स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उसे उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। यानी वर्ण आप पढ़ चुके हैं, तो वर्ण में शब्द में जिस तरह के वर्ण आते हैं उसका सही प्रयोग करें तो वही वर्तनी है। एक उदाहरण के तौर पर ले लें कि सुख शब्द है। सुख और सुख दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सुख यानी आदमी सुख चाहता है तो वह सुख यानी सुखी रहना चाहता है, तो इस सुखी के रूप में सुख है। जबकि पेड़ पर से पत्ते गिरने पर वह सूख गए, तो यहाँ सुख और पहले वाक्य का सुख दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जब वाक्य में इसका प्रयोग होता है तब उसे ह्रस्व या दीर्घ के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम वर्तनी के नियम जानते हैं। वर्तनी के नियम जानने के बाद हम कभी गलतियाँ कोई भूले हमसे नहीं होगी, गलतियाँ नहीं करेंगे। तो गलती न हो इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो वर्तनी के नियम की जानकारी प्राप्त करनी है और उनके अनुसार ही हमें लिखना है। साथ में अगर हम अभ्यास करते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, तभी अगर ध्यान से पढ़े तो हम वर्तनी को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। हमारी कोई गलती नहीं हो सकती। इसीलिए वर्तनी के बारे में हम आज अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तनी मतलब जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। अब उसके नियम हैं। वर्णों की लिखावट में सावधानी। वर्ण किस तरह लिखे जाते हैं? वर्णपट हम पढ़ चुके हैं, तो वर्णपट में ख कैसे लिखा जाता है? तो ख हम अगर इसके दो हिस्से कर दे तो वह र बन जाता है। तो ख तो र लिखते हैं, बाद में व के साथ वह जुड़ जाता है, तभी वह ख लिखा जाता है। तो इसकी सावधानी हमें रखनी है। ख को रव की तरह न लिखे, इसे ख र बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा और अर्थ हो जाएगा दाना, यानी जैसे रवादान। आप अपनी किताब खोलिए और इसमें देखिए और ध्यान से पढ़िए भी। दूसरा है ग शब्द है। ग पूरी तरह सिरोरेखा होती है। ग अक्षर पर पूरी तरह से सिरोरेखा होती है। जबकि त वर्गीय व्यंजन ध का पूर्व का गोल वाला शिरा मुड़ा होता है और मुड़े भाग तथा सिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। तो घ कैसे लिखा जाता है? ग पर पूरी सिरोरेखा होती है, जबकि थ, ध, भ, य, श, क्ष और स्र इसके ऊपर का हिस्सा जो मुड़ा हुआ होता है उस पर सिरोरेखा नहीं आती। भ के ऊपर अगर पूरी तरह से सिरोरेखा देने से म का भ्रम पैदा होता है, इसलिए म और ब ठीक तरह से हमें लिखना है। तो ये नियम की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब ये गलती कभी नहीं होती। आगे देखिए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर के बारे में देखिए। विद्वान, तो विद्वान कैसे लिखा जाता है? विद्वान में द्वा, तो व के साथ द्व जुड़ जाता है, जैसे द्वार, इसमें भी वही है। बाद में तद्दन और राजगद्दी। तद्दन में द के साथ द व्यंजन जुड़ जाता है। उसी तरह पद्म, तो म के साथ द जुड़ा हुआ है। पद्य
य के साथ द जुड़ा हुआ है। युद्ध, ध के साथ द जुड़ा हुआ है। उद्घाटन, घ के साथ द जुड़ा हुआ है। बाह्य या सह्य, तो ह के साथ य जुड़ा हुआ है। हृदय, इसमें रु के साथ र जुड़ा हुआ है। श्रवण, र के साथ श जुड़ा हुआ है। राष्ट्र, ट्र में र के साथ ट जुड़ा हुआ है। तो ये हमें ठीक से पढ़ना है और उसे लिखना भी है कि जब ये शब्द लिखने होते हैं तब हमें किस शब्द के साथ कौन सा शब्द जोड़ा जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये संयुक्ताक्षर है। राष्ट्र, ट्रक, श्रेष्ठ, ये सभी संयुक्ताक्षर हैं। तो संयुक्ताक्षर शब्द कैसे लिखे जाते हैं ये आप यहाँ देख चुके हैं। अब है अनुस्वार और चंद्र बिंदु। दोनों आप जानते हैं, फिर भी कभी कभी गलतियाँ करते रहते हैं। तो अनुस्वार, अक्षर ऊपर जो बिंदु आता है, अक्षर ऊपर जो बिंदु आता है, जो भरा होता है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। इसे कहते हैं पूर्ण अनुस्वार। जैसे यहाँ शब्द दिए गए अंत, गंध, तंतु, दंभ, पंच, हंस, जबकि अर्ध अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार अर्थात चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु में क्या है, बिंदु तो हम करते हैं लेकिन साथ में चंद्र की तरह भी लिखा जाता है। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं आंत, घाव, तात, दांत, पाँच, हंसी। तो ये उदाहरण आपने देखे कि पूर्ण अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार कैसे लिखे जाते हैं। अर्ध अनुस्वार मतलब चंद्र बिंदु, यानी चंद्र की तरह ये संकेत करना है, निशानी करनी है और अंदर बिंदु करना है। अब है अनुनासिक। अनुनासिक 5 है। जो वर्णाक्षर, वर्णपट हम पढ़ चुके हैं, तो वर्णाक्षर में जब 5-5 अक्षर लिखे जाते हैं, क, ख, ग और य, बाद में च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ के साथ ण, त, थ, द, ध के साथ न, प, फ, ब, भ के साथ म, ये 5 अनुस्वार है। य, न, न और म, ये 5 अनुनासिक हैं। उसे कैसे लिखा जाता है, पाठ्य पुस्तक में देखिए। पूर्ण अनुस्वार 2 तरह से लिखा जाता है। वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ, जैसे शंकर, तो शंकर में अनुनासिक भी लिखते हैं और अनुस्वार भी लिखा जाता है। अनुस्वार तो ऊपर बिंदु, अक्षर के ऊपर बिंदु होते हैं, और अनुनासिक में बिंदु के अनुस्वार की जगह अनुनासिक रखा जाता है, अनुनासिक लिखा जाता है। तो ये क वर्ग का अनुनासिक है। अंजन, तो अंजन में झ वर्ग का अनुनासिक है य। बाद में घंटा, तो ट वर्ग का अनुनासिक है ण। चंदन, तो द वर्ग का अनुनासिक है न। अगर अनुनासिक नहीं लिखना है तो अनुस्वार हम लिख सकते हैं। तो शंकर, शंख, अंजन, तो अ ऊपर अनुस्वार होता है। तो यहाँ क्या नियम है, संस्कृत में भी हम पढ़ते हैं कि जिस अक्षर पर अनुस्वार होता है तो उसकी जगह अगर अनुनासिक लिखना है तो उसके पीछे वाला, उसके पास वाला जो अक्षर होता है उसी वर्ग का अनुनासिक उसके पहले रखा जाता है। जैसे शंकर, तो क वर्ग का अनुनासिक य है। तो ये सभी अनुनासिक है, यानी नाक से इसका उच्चारण होता है, इसकी आवाज़ नाक से आती है। बाद में आगे है शिरोरेखा के ऊपर, तो मैं कैसे लिखा जाता है। आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, मैं और मैं में ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। मैं तो एक मात्रा होती है और अनुस्वार होता है, जबकि मैं यानी खुद के लिए शब्द है, सर्वनाम है, तो 2 मात्रा और अनुस्वार। उसी तरह क्यों, इसमें भी अनुस्वार है अनुस्वार। उन्हें, उन्होंने, इन्हें, इन्होंने, किन्हें, किन्होंने, जिन्हें, जिन्होंने। बाद में चंद्र बिंदु है, कहाँ, आंगन, अंगना, जहाँ, गांधी,
आंधी, आँख, झांग, मांद, नांद, बांध और कांख। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक, साथ में चंद्र बिंदु, पूर्ण अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार कैसे लिखे जाते ये शब्द आपने पढ़े। बार बार आपको ये पढ़ना है और जब भी पाठ्य पुस्तक में ऐसे शब्द आप पढ़ते हैं तभी ध्यान में रखिए कि ये शब्द कैसे लिखा जाता है। अब आगे नियम है, 3 प्रकार का श है, स, श और श। तो ये तीनों स का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि जो स कब आता है। इसके बाद श और मूर्धन्य है श। यदि किसी शब्द में स हो और उसके पहले अ या आ हो तो स नहीं बदलता, तब स ही रहता है। उसके उदाहरण हैं 10 या पास। तो नियम क्या है, अ या हो तो उसके बाद जो स आता है वह स ही रहता है, उसका श नहीं होता। यानी अ या अ के बाद स का प्रयोग होता है। यदि अ या आ से भिन्न स्वर रहे तो श का प्रयोग होता है। श का प्रयोग यानी षटकोण, श मूर्धन्य है। जैसे प्रेषित, आकर्षित, विषम, भूषण, आकर्षण, हर्षित, धनुष आदि। तो यहाँ देखिए अ या आ से भिन्न स्वर यानी ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, ए, औ, रु, ये सब। तो अ आ से भिन्न स्वर हो तभी श का प्रयोग होता है। जैसे प्रेषित, तो यहाँ प्रे, ए तो ये भिन्न स्वर है। आकर्षित तो रु भिन्न स्वर है। विषम में ई, भूषण में ऊ, आकर्षण में रु, हर्षित में रु, धनुष में ऊ। तो यहाँ अ आ से भिन्न स्वर हो तभी श मूर्धन्य का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके आगे नियम है, ट वर्ग के पूर्व श का प्रयोग होता है। ट वर्ग के पूर्व श का प्रयोग होता है। उदाहरण है क्लिष्ट, विशिष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, षडासन और षोडश। तो यहाँ ट वर्ग के पूर्व यानी ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, इसके पूर्व जो श आता है तो वह मूर्धन्य शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्लिष्ट ट है तो ट के पहले श, विशिष्ट तो यहाँ भी श, नष्ट तो यहाँ भी श, कष्ट श, षडानन तो यहाँ ड है, ड के पहले है तो वह श का प्रयोग होता है। इसके बाद है रु के बाद श का प्रयोग होता है। जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि, कृषक, त्रिषित और ऋषभ। यहाँ रु के बाद श का प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे च वर्ग रहने पर श का प्रयोग होता है। च वर्ग रहने पर श का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर निश्चय, निश्चल यानी च वर्ग, च, छ, ज, ये 4 अक्षर हो तभी प्रयोग होता है श का। तो यहाँ निश्चय च है मतलब इसीलिए श है, निश्चल छ है इसीलिए इसके आगे श का प्रयोग होता है। यदि श एवं श दोनों का प्रयोग साथ हो तो पहले श फिर श का प्रयोग होगा। यदि स भी रहे तो क्रमशः स, श और श होगा। उदाहरण के तौर पर है विशेष, शेष, शोषण, शीर्षक, विश्लेषण और संश्लेषण। मतलब स, श और श ये तीनों का प्रयोग अगर एक साथ हो तो क्रमानुसार इसका प्रयोग
प्रयोग होता है, उदाहरण में आपने देखा है। आगे बढ़े। क, ख, ग, ज और फ का प्रयोग। तो यहाँ क्या है? यहाँ गरीब, जमीन, दो उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ नुक्ता है, नुक्ता का प्रयोग किया गया है। तो नुक्ता का प्रयोग कब होता है? यहाँ शब्द देखिए, कतल, कदम, कद्र, कलम, काबिल, खबर, खर्च, खानदान, खुदा, खुश, गरीब, गलत, गाफिल, गुस्सा, गैर, जमाना, जमीन, जहर, जिंदगी, नमाज, फकीर, फर्ज, फरमान, फरेब, फुर्सत। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर जो शब्द दिए गए हैं, क, ख, ग, ज और फ के बगल में नुक्ता या बिंदी लगाई गई है। इन शब्दों के बगल में बिंदी केवल इनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती है। तो इसे उच्चारण में कौन सा तफावत होता है? अरबी फारसी भाषा के इन शब्दों में निर्देशित वर्णों का उच्चारण कोमल और हल्का होता है। यानी जहाँ उच्चारण कोमल या हल्का बनाना हो वहाँ नुक्ता बिंदी होती है। जैसे हम क और यहाँ क, कलम, तो इसी तरह का उच्चारण होता है। जैसे हम लड़का, ड, तो ड अकेला होता है, बिंदी नहीं होती, तो उसका उच्चारण उच्च होता है। जबकि लड़का तो ड है, वह स्पष्ट नहीं हम बोलते, ड नहीं बोलते, लेकिन ड बोलते हैं, यानी उसका उच्चारण हल्का है। तो उच्चारण कोमल और हल्का बनाने के लिए ये बिंदी लगाई जाती है, उसे नुक्ता कहते हैं। अब है ड और ढ का प्रयोग, जिसमें नुक्ता है। डमरू, अकड़। यहाँ शब्द देखिए, डमरू कैसे बोलते हैं, डमरू और अकड़। तो दोनों ड के उच्चारण में बहुत बड़ा अंतर है। एक में हम ऊंची आवाज में बोलते हैं, दूसरा है वह कोमल है, एक है कठोर। डर और बड़ाई, डाक, रणछोड़, डाली, जाड़। तो यहाँ डाली तो ड हम ऊंची आवाज में कठिन स्वर में बोलते हैं, जबकि जाड़ में ड नुक्ता बिंदी होने के कारण हम इसे कोमल स्वर में, सरल स्वर में बोलते हैं। डंग, गढ़, ढब, पढ़ाई, ढेरी, बाढ़, ढोल, सीढ़ी। ढोल तो ढ स्पष्ट है, जबकि सीढ़ी इसमें ढ स्पष्ट नहीं, उसका उच्चारण हल्का है। ऊपर दिए गए नंबर 1 और 2 के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। नुक्ता वाले इन ड और ढ के संबंध में यह बात याद रखने लायक है कि दोनों अक्षर कभी शब्द के शुरू में और अनुस्वार के बाद नहीं आते। यानी ऐसे शब्द शुरुआत में कभी नहीं होते, अगर होते तो हम ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, इसीलिए ये बाद में आते हैं, और अनुस्वार के बाद भी नहीं आते। अब आगे नियम है ई, उ, ऊ के भूलों के उदाहरण हैं, यानी ह्रस्व दीर्घ की भूलों के उदाहरण। कभी कभार हम ह्रस्व करने की जगह दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ लिखने की जगह हम ह्रस्व कर देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी गलतियाँ होती रहती। तो ये गलतियाँ को निकालने के लिए, दूर करने के लिए हमें इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसके अनुसार ही हमें लिखना होगा। अब देखिए पाठ्य पुस्तक में ई की जगह ई की भूले, तो हम अशुद्ध शब्द को सिर्फ एक ही बार देखेंगे, बाद में शुद्ध शब्दों को ध्यान में रखेंगे। इस नहीं लेकिन इस, किस नहीं लेकिन किस। उसी तरह जिस, चाहिए, निकट, कोशिश, गिरना, कठिनाई। बाद में फिर नहीं लेकिन फिर, रिहा, लिया, बहन, विकट, विदित, मिलना, विकसित। उसी तरह शब्द शुद्ध रूप में लिखा जाता है। लिया नहीं लेकिन लिया,
विकट नहीं लेकिन विकट, मिलना नहीं लेकिन मिलना। तो उसी तरह रस्व ई कैसे लिखी जाती है, जहाँ दीर्घ ई नहीं लिखनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है दीर्घ ई की जगह इकी बोले, तो जहाँ जरूरत है दीर्घ की वहाँ हम रस्व कर देते हैं, रस्व की जगह हम दीर्घ ई लिख लेते हैं। तो यहाँ शब्द देखिए, चीज, नारी, तो यहाँ दीर्घ ई की जरूरत है। नींद, वहाँ रस्व की जरूरत नहीं है। सती, तो सती होता है। स्त्री, हमेशा दीर्घ ई लिखी जाती। महीना, गुजराती में महीना रस्व ही होता है, जबकि हिंदी में महीना दीर्घ लिखा जाता है, तो वहाँ दीर्घ ई की जरूरत है। नीचे, पीछे, कीमत, तीसरा, बीमार, नज़दीक, यकीन, विनती, शरीर, गृहिणी, स्वीकार और हार जीत। तो यहाँ दीर्घ शब्द है, सभी दीर्घ ई से जुड़े हुए, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नीचे, नीचे नहीं लेकिन नीचे, पीछे नहीं लेकिन पीछे, यकीन नहीं लेकिन यकीन, जीत, तो यहाँ दीर्घ ई का उच्चारण है और उसे हमें लिखना है। आगे ऊ की जगह उकी बोले, ऊ की जगह ऊ की बोले, यानी दीर्घ की जगह रस्व और रस्व की जगह दीर्घ। तो अशुद्ध है तूने, लेकिन शुद्ध है तूने, हिंदी में तूने। दूध, पूज्य, ऊपर, कानून, दूसरी, पूछना, फिजूल, जरूरत, भूल, सूर्य, शुरू, हिंदू, मालूम, मजमून, महसूस, प्रतिकूल और गोमूत्र। तो यहाँ ऊ की जगह जहाँ दीर्घ ऊ लिखना है, ये सभी शब्दों में भूल तो दीर्घ ऊ लिखा जाता है, रस्व नहीं लिखा जाता, तो ये ध्यान में रखना है। पूज्य नहीं लेकिन पूज्य। अब ऊ की जगह ऊ की बोले, तो तुम नहीं लेकिन तुम नहीं लेकिन तुम, तुम, तुम्हारा, पहुँचना, पुजारी, सुख और सचमुच। तो यहाँ दीर्घ की जगह रस्व लिखना है। रस्व दीर्घ की भूलों के निर्देशित उदाहरणों के अलावा कुछ और भूलों के उदाहरण और उनसे बचने के सामान्य नियम निम्नांकित है, नीचे दिए गए हैं किताब में, ये ध्यान में रखिए। नियम है, जब संयुक्ताक्षर के अंत्य स्वर पर भार हो तो उसके ये उदाहरण है। संयुक्ताक्षर यानी अक्षर के साथ दूसरा अक्षर संयुक्त यानी जुड़ जाता है, जैसे कुत्ता, कूदता नहीं लेकिन कुत्ता। तो जहाँ संयुक्ताक्षर के अंत्य स्वर पर भार हो यानी ता पर भार है, तो वहाँ रस्व लिखा जाता है। जब संयुक्ताक्षर के अंत्य स्वर पर भार हो तो उसकी जगह दीर्घ की जगह रस्व लिखा जाता है, जैसे गुच्छा, बिल्ली, सुस्त, किस्ती, चिट्ठी, नुस्खा। तो अंत्य स्वर पर भार हो तो उसकी जगह दीर्घ की जगह रस्व लिखा जाता है। दूसरा नियम है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूपों में दीर्घ ई रस्व ई में बदल जाती। स्त्रीलिंग शब्द यानी थाली, थाली स्त्रीलिंग शब्द है, वह दीर्घ लिखी जाती है, लेकिन जब बहुवचन में उसका प्रयोग होता है तब ये दीर्घ है वह रस्व में बदल जाती है। जैसे थाली तो हम लिखते हैं दीर्घ, लेकिन जब उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है तभी बनता है थालिया। इसी तरह जिंदगी,
तो जिंदगिया, टोपी, टोपिया, दासी, दासिया, पोथी तो पोथिया, सदी तो सदिया। नियम है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूपों में दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाती है। नियमों को ध्यान में रखना है। आगे, संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों की अंत्य ती अधिकतर ह्रस्व होती है। यानी संस्कृत शब्द से जो शब्द आते हैं इसमें जहाँ ती का प्रयोग होता है ज़्यादातर ह्रस्व का प्रयोग होता है। तो यहाँ शुद्ध शब्द है गति, पति, भक्ति, मति, रीति और है स्थिति। तो यहाँ ह्रस्व का प्रयोग होता है, दीर्घ ई का प्रयोग नहीं होता। आगे, श्रेष्ठतावाचक शब्दों का प्रत्यय इष्ट की जगह इष्ट होता है, ट नहीं लेकिन ठ का प्रयोग होता है। यहाँ शुद्ध शब्द देखिए, कनिष्ठ, घनिष्ठ, ज्येष्ठ, धर्मिष्ठ, बलिष्ठ और श्रेष्ठ। यानी श्रेष्ठतावाचक शब्दों का प्रत्यय है इष्ट, इसकी जगह क्या होता है इष्ट। यानी लिखने में हमें ध्यान रखना है। धर्मिष्ठ या श्रेष्ठ, ठ का उच्चारण हम स्पष्ट नहीं करते लेकिन लिखने में ठ लिखना है। आगे, ईय प्रत्यय में ई दीर्घ होती है। जब ईय प्रत्यय होता है वहाँ दीर्घ ई का प्रयोग होता है। जैसे जातीय, प्रांतीय, राजकीय, देशीय, वर्षीय और स्वर्गीय। तो जहाँ ईय का प्रयोग हो तो वहाँ ई दीर्घ लिखी जाती है, दीर्घ होती है। आगे देखिए, सामान्यतया इक प्रत्यय में ई ह्रस्व होता है। जहाँ इक प्रत्यय हो वहाँ ई ह्रस्व लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर औद्योगिक, ऐच्छिक, दैनिक, नैतिक, शारीरिक और स्थानिक। मतलब इक प्रत्यय लिखने में ई ह्रस्व होता है। आगे देखिए, सामान्यतया इन प्रत्यय में ई दीर्घ होता है। उदाहरण के तौर पर अर्वाचीन, नवीन, पराधीन, प्राचीन, कुलीन और स्वाधीन। जहाँ जहाँ इन प्रत्यय लिखा हो वहाँ ई दीर्घ होता है, उसे याद रखिए। प्रत्यय संबंधी कितने कई भूले हैं। प्रत्यय संबंधी भूले, यहाँ अशुद्ध शब्द है उत्कर्षता, तो यहाँ ये गलत है। उत्कर्ष शुद्ध शब्द है, यहाँ ता प्रत्यय नहीं लगाया जाता। उसी तरह औदार्यता, उदार इसका भाववाचक संज्ञा है उदारता अथवा औदार्य, लेकिन औदार्यता गलत है। उसी तरह गौरव और गुरुता ये दोनों शब्द शुद्ध है। गौरवता ये प्रयोग गलत है। धीरता और धैर्य सही है, धैर्यता गलत है। धैर्य धीरज का धीरता और धैर्य दोनों भाववाचक संज्ञा है। धैर्यता ता प्रत्यय इसमें नहीं लग सकता। उसी तरह साम्य या समता दोनों भाववाचक संज्ञा है, साम्यता नहीं होती। सौजन्यता गलत है, सौजन्य अथवा सुजनता होता है। ऐक्य अथवा एकता लिखा जाता है, एकता नहीं लगता, ये गलत शब्द है। इसी तरह कृपणता, कार्पण्य ये दोनों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कार्पण्य तो भाववाचक संज्ञा तो है ही, इसीलिए उसे ता प्रत्यय नहीं लगाया जाता। दरिद्रता, दरिद्रता होता है लेकिन दारिद्रता नहीं होता, दरिद्रता अथवा दारिद्र्य। पौरुषत्व ये गलत शब्द है, इसकी जगह पौरुष या पुरुषत्व लिखा जाता है। पुरुषत्व अथवा पौरुष। वैमनस्य, वैमनस्यता गलत शब्द है। उसी तरह सुंदरता अथवा सौंदर्य ये सही है, गलत है सौंदर्यता, वहाँ ता का प्रत्यय नहीं लगता। उपर्युक्त शब्दों के उदाहरण से पता चलता है कि भाव
प्रत्यांत शब्दों के बाद प्रत्यय लगाना ठीक नहीं होता। यानी उत्कर्ष वह भाव ही है तो वहाँ भाववाचक प्रत्ययता नहीं लगाया जा सकता, वह ठीक नहीं है। आगे देखिए, हलंत का प्रयोग जिसमें व्यंजन होते हैं अंत में। हलंत यानी अंत में व्यंजन होते हैं। मान, वान, हान प्रत्यांत शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। यानी श्रीमान जब लिखते हैं तो न हलंत होता है, न पूर्ण अक्षर नहीं लिखा जाता। उसी तरह आयुष्यमान तो वहाँ पर भी मान तो वह हलंत है। महान इसमें भी हलंत है। विद्वान वहाँ भी न व्यंजन लिखा जाता है। त, मम, उत प्रत्यांत तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वागतम, जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट और विद्युत आदि। तो ये शब्दों को भी आप ध्यान में रखिए कि शब्द कैसे लिखा जाता है। अब दोनों शब्द प्रचलित है तो ये दोनों शब्द लिखे जाते हैं। कौन कौन से कैसे शब्द है? दुकान और दुकान तो रस्व दीर्घ उ लिखा जाता है, दोनों सही है। अंजलि और अंजलि तो रस्व दीर्घ दोनों सही है। सर्दी और सर्दी तो ये एक में र पूर्ण रूप से लिखा जाता है, दूसरी जगह र रेफ के रूप में, तो दोनों सही है। उसी तरह तुरग और तुरंग अनुस्वार करो या न करो दोनों ही सही शब्द हैं। बिल्कुल और बिल्कुल एक में ल पूर्ण रूप से लिखा जाता है, एक में है व्यंजन है, लेकिन दोनों ही सही है। विहग और विहंग दोनों शब्द सही। आत्मा और आत्मा एक में व्यंजन है, दूसरा पूर्ण अक्षर है, दोनों सही है। यहाँ कलश और कलश दोनों शब्द सही है। धबराना या धबड़ाना दोनों शब्द सही लिखे जाते हैं। चाहिए या चाहिए दोनों सही है। दंपति और दंपति रस्व और दीर्घ ई दोनों सही है। पृथ्वी या पृथ्वी दोनों सही है। वशिष्ठ और वशिष्ठ दोनों सही है। उषा और उषा रस्व हो या दीर्घ हो दोनों सही है। गर्मी और गर्मी, वर्दी वर्दी, भुजग और भुजंग, हलवा हलवा, रियासत या रियासत दोनों सही। सोसाइटी या सोसाइटी यहाँ ई लिखा गया है, दूसरी जगह य लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द सही है। मुस्कान और मुस्कान, एकत्र एकत्रित, ग्रस्त ग्रसित, जाए जाए, पिंजरा पिंजड़ा यहाँ ड लिखा गया है, दूसरी जगह र लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द सही है। उसी तरह सामान्यतः विसर्ग लिखा गया है, सामान्यतया दोनों शब्द सही है। तो ये दोनों शब्द प्रचलित है और दोनों लिखे जाते, इसमें गलतियाँ नहीं निकाली जाती। अब आपको स्वाध्याय प्रश्न 1, 2 और तीनों स्वाध्याय के तीनों प्रश्न आपको लिखने हैं, लेकिन हम तीसरा प्रश्न है वह देखते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में दो दो शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए शब्दों को दोबारा लिखिए। तो यहाँ आपको ये वाक्य गलत वाक्य नहीं लिखना है, लेकिन सही वाक्य आपको लिखना है, सही होना चाहिए। पहला वाक्य है, गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। तो यहाँ सबसे पहले तो गुरुजी ने, तो ने है, कारक है ने, तो ने हिंदी में कारक को संज्ञा से दूर लिखा जाता है। तो यहाँ दोनों साथ साथ में है, तो ने को अलग लिखना है। तो गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद शब्द सही है। यहाँ एक ही गलती है, गुरुजी ने। नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया। तो यहाँ भी नेताजी ने, तो ने को नेताजी से अलग करना है। नेताजी ने ओजस्वी गलत शब्द है, इसकी जगह होता है ओजस्वी भाषण दिया। तो यहाँ पर यहाँ भी दो गलतियाँ हैं। मैंने प्रातःकाल घास पर ओस पड़ी देखी।
अब मैंने, यहाँ अनुस्वार नहीं है तो हमें पहले तो अनुस्वार लिखना है, मैं पर अनुस्वार होना चाहिए, तो ये गलती है। बाद में प्रातःकाल, प्रातःकाल शब्द गलत है, तो मैंने प्रातःकाल घास पर ओस पड़ी देखी, ओस, औस नहीं, ओस गलत शब्द है, ओस पड़ी देखी। तो यहाँ तो 3 गलतियाँ दिखाई दी। चौथा है नौकर तौलिया लेकर आया, तो नौकर गुजराती शब्द है, इसकी जगह नौकर, नौकर और तौलिया 2 मात्राएं होती है, नौकर तौलिया लेकर आया, यहाँ 2 गलतियाँ नज़र में आ रही है। 5वां वाक्य है बूढ़ा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया। बूढ़ा ड का प्रयोग नहीं होता लेकिन ढ का प्रयोग होता है। बूढ़ा उच्चार हम ड की तरह करते हैं लेकिन लिखा जाता है ढ। तो बूढ़ा सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ नहीं लेकिन सीढ़ियाँ, यहाँ भी ढ नुक्ता के साथ लिखा जाना चाहिए। बूढ़ा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया। 6ठा वाक्य भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। तो ये वाक्य है सही वाक्य। भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, एकदम सही वाक्य है, यहाँ कोई गलती नहीं है, कोई भूल नहीं है। 7वां वाक्य ददीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी। अब यहाँ ददीची शब्द गलत है, ददीची की जगह क्या होना चाहिए, दधीची। दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी। अब हड्डियाँ दीर्घ नहीं होना चाहिए, अभी अभी हमने नियम पढ़ा, जब ई रस्व हो दीर्घ होता है यानी स्त्रीलिंग होता है तभी इसे बहुवचन में शब्द में परिवर्तन करने पर वहाँ रस्व हो जाता है, इसलिए हड्डियाँ, हड्डियाँ रस्व होना चाहिए। दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी। 8वां व्यापार में घाटा होने के कारण वह टन-टन गोपाल हो गया। तो व्यापार सही है, व्यापार में घाटा होने के कारण वह टन-टन गोपाल नहीं लेकिन ठन-ठन गोपाल शब्द का प्रयोग होता है। ठन-ठन गोपाल हो गया एक मुहावरा है, तो टन-टन गोपाल मुहावरा गलत है लेकिन ठन-ठन गोपाल होना चाहिए। 9वां वाक्य है हमें दूसरों के कार्य में हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए। आप पढ़ते हैं तभी आपको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ कौन सी गलती है। अब सबसे पहले तो दूसरों, तो यहाँ दीर्घ होना चाहिए, हमें दूसरों के कार्य में हस्ताक्षेप नहीं लेकिन हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी 2 गलतियाँ हैं, दूसरे दीर्घ लिखना है और हस्तक्षेप लिखना है, हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंतिम वाक्य उसकी आलोचना सुनकर मुझे कष्ट हुआ। अब आलोचना नहीं होता, आलोचना होता है। उसकी आलोचना सुनकर मुझे कष्ट हुआ, तो यहाँ एक ही गलती है, आलोचना नहीं लेकिन आलोचना। तो ये स्वाध्याय के 3 प्रश्न आपको बड़ी समझदारी के साथ ध्यानपूर्वक नोटबुक में लिखना है और आप नियमित रूप से गृह कार्य ठीक से करेंगे जिसके कारण आगे बढ़कर कोई तकलीफ न हो। अस्तु।